इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। जब किसी भी सेल में कोई भी करंट पास नहीं होगा तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड का उसको सेल ईएमएफ बोलते हैं। और अगर किसी दूसरी कंडीशन में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशन यूज करते हैं, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303R इन ब्रैकेट T1T2/T2 माइनस T1। यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट पता रहेगा तो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिटरमाइंड बाय द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें जो ऑर्डर होगा आपको ऑब्जर्व होगा कि सेकेंड ऑर्डर होगा, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है क्योंकि उसमें कोई एक रिएक्टेंट होगा जो एक्सेस अमाउंट में यूज किया जाएगा। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो लिमिटेड अमाउंट में रिएक्टेंट यूज होता है केवल उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जिसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके ऊपर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। The magnetic nature of the element depends on the presence of unpaired electron. Identify the configuration of the transition element which show the highest magnetic moment. हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना जरूरी है। इसके अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे तो आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड रहेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन इज एडेड टू SN2 प्लस साल्ट देन SN2 प्लस चेंज इनटू। यहाँ पे वेन होना चाहिए। जब इसको हम SN2 प्लस के साथ ऐड करते हैं तो SN2 प्लस कन्वर्ट हो जाता है SN4 प्लस में, इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। KMnO4 act as a oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, the iodine ion is oxidized too. जब हम कोई भी KMnO4 को यूज करेंगे या तो एल्कलाइन मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में, तो हमेशा जो I माइनस है उसको ये चेंज कर देता है iO3 माइनस में, इसलिए इसका आंसर सी होगा iO3 माइनस। 0.1 मोल दिस कॉम्प्लेक्स को जब हम ट्रीट करते हैं एक्सेस AgNO3 के साथ तो 0.2 मोल AgCl मिलता है। इसका मतलब 0.2 मोल यहाँ पे ये Cl जनरेट करेगा और इसके लिए 2 Cl का बाहर होना जरूरी है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जनरली बनेगा CONH3 5 टाइम्स 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर Cl2। और इसको जब डिसोसिएट कराओगे तो एक आयन ये बनेगा, 2 आयन ये, मीन्स यहाँ पे जो आयन्स होंगे 1:2 के फॉर्म में होंगे, तो वो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सेम इसी बेस्ड ये भी प्रॉब्लम है। When 1 मोल दिस वन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 तो 3 मोल AgCl मिलता है और ये इंडिकेट करता है कि Cl 3 बाहर होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई भी ऑप्शन देख लो जहाँ पे 3 Cl बाहर दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मतलब ऑप्शन गलत है। इसको हम 3 बना देंगे और इस वाले को सही कर देंगे। तो 3 Cl अगर आप बाहर कर दोगे तो अंदर 6 वाटर बचेंगे। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जहां पे 3 आयनाइजेबल क्लोरीन प्रेजेंट होगा, यही इसके साथ रिएक्शन करके 3 मोल AgCl देता है। कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट, यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बस जो आयन आयनाइज होंगे वो अलग अलग होंगे। और जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है तो उसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है।
क्रोमियम 3+ में आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 3d5 और 4s1 आता है, +3 स्टेट में रखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से बाहर होगा, 3d3 बनेगा, मीन्स इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कुल 3, इसलिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट, केन शुगर जो कि एक डाइसैकेराइड है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। तो इसका आंसर होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब कि एल्डिहाइड विद 6 कार्बन, ये सही है। ग्लूकोज को जब हम HI के साथ हीट करते हैं तो N हेक्सेन बनता है, ये भी सही है। ग्लूकोज फ्यूरेनोज फॉर्म होता है, ये गलत है। फ्यूरेनोज फॉर्म फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है पायरेनोज फॉर्म, इसलिए ये गलत होगा। और डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी सही है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। DNA और RNA में कौन सा इसमें बेस है जो RNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, इसलिए थायमिन RNA में प्रेजेंट नहीं होगा। ये एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। अगर कोई रेट एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर बताने के लिए इनके एक्सपोनेंट को ऐड किया जाता है। तो 1/2 और 3/2 ऐड कर दोगे तो आपको 2 मिलेगा, मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2। उसके बाद असर्शन रीजन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें पहला है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। और दूसरा है Cu2+2 Cu इज नेगेटिव, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन दिया गया है। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का जब हाइड्रोजन के नीचे होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन गलत है। When NaCl is added to water, the depression in freezing point is observed. जब किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, ये बिल्कुल सही है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन काजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से फ्रीजिंग होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। ये सबके लिए सेम नहीं होता, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए दोनों सेम हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सही मानेंगे। द ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही है। ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो हमारा थियोरेटिकल ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ पे रिएक्शन के अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको ऐड करके हम निकालते हैं। तो डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम बाइडेंटेड लिगेंड। एम बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके डोनर एटम एक से ज्यादा होंगे, बट एट अ टाइम ओनली वन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जैसे हम Cn लिखते हैं और Nc लिखते हैं, इसमें डोनेशन कार्बन के थ्रू होता है, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू, तो इसको एम बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं और हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। एम बाइडेंटेड लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, ये सही हो जाएगा। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक, जो कि सेक्शन ए है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।